कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 और अध्याय का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इसी अध्याय की आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों और परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है, निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुनें। तो चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। क है कि विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। ख है पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। ग है मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। और घ है इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का जो सबसे बड़ा कारण है वो है, इसका सही उत्तर आएगा ग, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। ये कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाना है और पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसके आधार पर। तो इसमें पहला है कि इसमें यानी कि इसमें मतलब पृथ्वी सम्मेलन में जो 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ था, इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। तो सही है, इतने ही लोगों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हुआ था। यह भी सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की सिफारिश पर यह सम्मेलन बुलाया गया था। और ग है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया। तो ये बात भी सही है क्योंकि पर्यावरण के प्रति पहली बार इसमें चिंता प्रकट की गई। और घ जो है, अगर हम इसकी बात करें कि यह महासम्मेलनी बैठक थी जिसमें सभी देशों ने भाग लिया था, तो ये सही नहीं है। सभी देशों ने इसमें भाग नहीं लिया था, सिर्फ 170 देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो ये महासम्मेलनी बैठक थी, ये गलत है। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो विश्व की सांझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है, विश्व की सांझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क है इसमें पूछा हुआ कि धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की सांझी विरासत माना जाता है। बिल्कुल सही है, ये सारी की सारी बातें विश्व की सांझी विरासत में आती है। धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की सांझी विरासत माना जाता है। दूसरा है कि विश्व की सांझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। सांझी जो विश्व की सांझी विरासत है वास्तव में उस पर सभी देशों का अधिकार है, तो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। तो ये कथन भी सही है। ग है कि विश्व की सांझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिण देशों के बीच मतभेद है। तो ये कथन भी सही है क्योंकि कुछ जो देश है वो अलग प्रकार का विचार प्रकट करते हैं। विश्व की सांझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिण देशों, जो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के जो देश हैं उसमें मतभेद पाया जाता है। और घ जो है, उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की सांझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिण गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिंतित हैं। तो ये जो बात है ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है वो ग है। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है कि रियो सम्मेलन, जिसको रियो डी जनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमतौर पर परीक्षा में आ जाता है। तो रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। यह सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के आह्वान पर ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो, ब्राजील की राजधानी भी है ये। तो रियो जो सम्मेलन था 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सिफारिश पर या महासभा के आह्वान पर ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में बुलाया गया था।
इसे पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED या फिर पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित बातों पर सहमति बनी थी। उसमें पहला है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण, कि आदमी जो क्रियाकलाप हो रही है, व्यक्ति जो कर रहे हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। अतः ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सहयोग करना जरूरी है। और दूसरा जो इस बात पर सहमति बनी थी कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की होगी, लेकिन सभी देशों की भूमिकाएं अलग अलग होंगी। और तीसरी जो सहमति बनी थी वो थी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाएंगे। तो ये इस सम्मेलन के परिणाम निकले थे। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है कि पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिण देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करें। ये पूछा गया है कि विभिन्न जो पृथ्वी को बचाने के लिए सभी देशों को सुलह और सहकार की नीति अपनानी है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी का संबंध किसी एक देश या एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध सभी देशों और संपूर्ण मानव जाति से है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण इतनी तेजी से खराब हुआ है कि पृथ्वी के अस्तित्व को कई गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। अतः यह जरूरी हो गया है कि विश्व के सभी देश प्रकृति को बचाने के लिए सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। लेकिन देखने में आया है कि पृथ्वी को बचाने के लिए सभी देश एकमत नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध के देश पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरी गोलार्ध के देशों को अधिक जिम्मेदार मानते हैं। दक्षिण गोलार्ध के देशों का कहना है कि विकसित देशों या उत्तरी गोलार्ध के देशों ने, कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों का कहना है कि विकसित देशों ने एक लंबे समय तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, जिसके कारण पर्यावरण इतना खराब हो गया है। अतः पर्यावरण संरक्षण की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी विकसित देशों की ही होनी चाहिए। दूसरी ओर विकसित देशों का कहना है कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की बराबर होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए सभी देश सहमत तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पृथ्वी को बचाने के तरीकों के बारे में दोनों गोलार्धों के देशों में सहमति नहीं बन पा रही। प्रश्न नंबर 6 है कि विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है? कुछ उदाहरणों के साथ समझाइए। या फिर दूसरे तरह से प्रश्न आ सकता है छोटा सा, कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो वर्तमान समय में सभी देशों के सामने यह चुनौती बनी हुई है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास कैसे किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं कि पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे और देश का आर्थिक विकास भी हो जाए। तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उसमें पहला है, सबसे जरूरी जो है वो है जनसंख्या नियंत्रण। तो वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या प्रकृति पर बोझ होती है और पर्यावरण को प्रदूषित भी करती है। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण किए बिना पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह जरूरी है
कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से लागू किया जाए तथा विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा जो पर्यावरण को बचाने के लिए हम कर सकते हैं वो है आवश्यकताओं को कम करना। पर्यावरण प्रदूषण के लिए व्यक्ति की आवश्यकताएं भी जिम्मेदार हैं। आज व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वह प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करने पर तुला हुआ है। आज व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वह प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करने पर तुला हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देता है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं में कमी करनी चाहिए। लोगों को सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाना चाहिए और अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही, कृत्रिम नहीं बल्कि वास्तविक जो बहुत जरूरी है, अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। एक और उपाय जो पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा सकता है वो है लोगों को पर्यावरण की शिक्षा देना। लोगों को पर्यावरण की शिक्षा देना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि लोगों को पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा नाम से एक नया विषय जोड़ा जाना चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। चौथा उपाय है जो किया जा सकता है वो है साफ सुथरी तकनीक का प्रयोग। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उद्योगों में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन भी हो सके और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। जैसे उद्योगों को चलाने के लिए ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है जिससे जहरीली गैस न निकलती हो। सौर ऊर्जा के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। पांचवा है जो उपाय हम कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए वो है कानूनी प्रावधान। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि सभी देशों की सरकारों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में कठोर कानून बनाने चाहिए और कानून तोड़ने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। छठा जो उपाय है वो है वन संरक्षण। पेड़ पौधे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसके कारण धरती पर से जंगल खत्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल, जिनको हम घर कहते हैं, कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वनों की सुरक्षा की जानी चाहिए। पेड़ लगाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा प्रश्न है, पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट करो। तो पर्यावरण के अर्थ के बारे में हम बता सकते हैं। उत्तर है कि पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरमेंट कहते हैं। यह शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आसपास का आवरण। हिंदी भाषा का जो पर्यावरण शब्द है वो दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। यहां परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरना। अतः जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। या फिर एक और है साधारण शब्दों में। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सभी परिस्थितियां जो मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सभी परिस्थितियां जो मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। कई बार परिभाषा भी पूछ ली जाती है परीक्षा में कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, तो तब आपने परिभाषा ही लिखनी पड़ेगी। अमृतलाल मिश्र के अनुसार, अमृतलाल मिश्र ने पर्यावरण की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि पर्यावरण से हमारा अभिप्राय ऐसे आवरण से है, पर्यावरण से हमारा अभिप्राय ऐसे आवरण से है जिसने हमारे जीवन को चारों ओर से ढक रखा है।
इस आवरण में हम वे सभी वस्तुएं शामिल करते हैं। इस आवरण में हम वे सभी वस्तुएं शामिल करते हैं जिन्हें हम देखते हैं या फिर महसूस करते हैं। एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो मानवीय क्रियाओं से पर्यावरण की गुणवत्ता, क्वालिटी, मानवीय क्रियाओं से पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानवीय क्रियाओं से पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अतः पर्यावरण प्रदूषण के लिए पूरी तरह से मानवीय क्रियाएं जिम्मेदार हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। या फिर ये दूसरे तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जा रही है। या एक और तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण क्या हैं। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के क्या कारण हैं। तो वैश्विक राजनीति में वास्तव में हम वैश्विक राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों से संबंधित बातों, सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम वैश्विक राजनीति की बात करें कि वैश्विक राजनीति क्या है, तो विश्व राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों से संबंधित बातों, सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरण भी विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसका कारण यह है कि पर्यावरण प्रदूषण आज किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि सभी देशों की समस्या बन गई है। तो अतः इस समस्या का समाधान केवल तभी हो सकता है जब सभी देश मिलकर प्रयास करें। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के निम्नलिखित कारण हैं। कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण पूरे देश, सभी विश्व के सभी देश पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के निम्नलिखित कारण हैं। उसमें पहला कारण आता है सीमित होती कृषि योग्य भूमि। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता का पहला कारण यह है कि आज विश्व में कृषि योग्य भूमि सीमित होती जा रही है, वन खत्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो कृषि योग्य जमीन बची है उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम होती जा रही है। इन सब कारणों के कारण या इन सब के कारण अनाज के उत्पादन में कमी आई है, जिससे विश्व के सामने खाने के अनाज की समस्या पैदा होने लगी है। दूसरा कारण है पीने के लिए साफ पानी की कमी। तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती मानवीय क्रियाओं के कारण विश्व में से साफ पानी के स्रोत समाप्त होने लगे हैं तथा पानी प्रदूषित होने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब जनसंख्या पीने के लिए साफ विकासशील देशों की 1 अरब जनसंख्या को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। तीसरा जो कारण है जिसके कारण वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता बढ़ी है वो है वनों की अंधाधुंध कटाई। बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास उपलब्ध करवाने के लिए तथा नए नए उद्योग लगाने के लिए वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और वनों की अंधाधुंध कटाई के अनेक बुरे परिणाम सामने आए हैं, जैसे जलवायु में परिवर्तन, बाढ़ों का आना, भूमि कटाव आदि। चौथा कारण है ओजोन परत में छेद। ओजोन परत पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में गैस की एक पतली सी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो मनुष्य के लिए अनेक बीमारियां पैदा कर सकती हैं और जैसे उसमें सबसे एक बात आती है वो है त्वचा का कैंसर। लेकिन मनुष्य द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। चौथा जो कारण है जिसके कारण वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता बढ़ी है वो है समुद्र तटीय प्रदेशों में बढ़ता प्रदूषण। समुद्र तटीय इलाकों में
एक बड़ी आबादी रहती है। यह आबादी अपना सारा कूड़ा कचरा समुद्र में डालती है, जिसके कारण समुद्र प्रदूषित होते जा रहे हैं। समुद्र में जो कूड़ा कचरा डाला जाता है उसे मछलियां खाती हैं और अंत में इन मछलियों को मनुष्य खाता है। इन मछलियों के खाने से मनुष्य में अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। छठा कारण है रसायनों का अत्यधिक उत्पादन। वर्तमान समय में मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई तरह के रसायनों का उत्पादन किया जा रहा है। इन रसायनों के उत्पादन से कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं और इन गैसों से भी पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। सातवां कारण है रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग। वर्तमान समय में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। इनका जरूरत से ज्यादा प्रयोग होने से जहां जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर जमीन भी प्रदूषित होती जा रही है। आठवां जो कारण है जो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता का कारण बना है, वो है कचरे को ठिकाने लगाने की समस्या। वर्तमान समय में कचरे को ठिकाना लगाना सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उदाहरण के लिए शहरों से रोज लाखों टन कचरा निकलता है, जिसे ठिकाने लगाना शहरों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसी कारण खेतों से फसल प्राप्त करने के बाद खेतों से फसलों के जो अवशेष बचते हैं उनको ठिकाने लगाने की कोई व्यवस्था न होने के कारण किसान उनमें आग लगा देते हैं, जिससे निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। और नौवां कारण है मानव जीवन की दैनिक क्रियाएं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए साफ सुथरा रहना जरूरी है, लेकिन अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए व्यक्ति द्वारा जो दैनिक क्रियाएं की जाती हैं उनसे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रश्न नंबर 10 है संसाधनों की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? संसाधनों की विश्व राजनीति में क्या भूमिका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संसाधनों की भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि संसाधनों की भू राजनीति का अर्थ यह है कि संसाधन किसको, कब, कहां और कैसे प्राप्त होंगे। संसाधनों की भू राजनीति का अर्थ यह है कि संसाधन किसको, कब, कहां और कैसे प्राप्त होंगे। संसाधन किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता और उनका प्रयोग किसी भी राष्ट्र को धनी या कंगाल बना सकता है। लेकिन पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए सभी देश प्रयास करते रहते हैं। संसाधनों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न देश उन देशों के साथ संधियां करते हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और यदि संधि से बात न बने तो युद्ध भी करते हैं। उदाहरण के लिए 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य वहां के तेल भंडारों पर कब्जा करना था। संसाधनों की भू राजनीति के मुख्य रूप से दो कारक हैं। संसाधनों की भू राजनीति के मुख्य रूप से दो कारक हैं। उसमें पहला है तेल पर विश्व राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑन पेट्रोलियम। वर्तमान समय में तेल विश्व राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था को चलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विश्व के देशों के बीच इस पर कब्जा करने के लिए संघर्ष जारी है। विश्व के कुल तेल भंडार का 64% भाग खाड़ी देशों में उपलब्ध है। विश्व के कुल तेल भंडार का 64% भाग खाड़ी देशों में उपलब्ध है। इसलिए यही क्षेत्र विश्व की तेल की मांग को पूरा कर सकता है। वर्तमान समय में खाड़ी देशों में सऊदी अरब विश्व में सबसे ज्यादा तेल पैदा करता है। वर्तमान समय में खाड़ी देशों में सऊदी अरब विश्व में सबसे ज्यादा तेल पैदा करता है। इसके बाद इराक का नंबर आता है। इतिहास
इस बात का गवाह रहा है कि खाड़ी देशों के तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ आपस में संघर्ष करते रहे हैं। अमेरिका की तो आज भी खाड़ी देशों में खास दिलचस्पी है। अतः यह कहा जा सकता है कि जब तक विश्व अर्थव्यवस्था को चलाने में तेल की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी, तब तक विश्व के देश इसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है विश्व राजनीति में, वो है पानी पर विश्व राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑन वाटर। पानी प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण देन है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें पानी की भूमिका न हो। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत भी सबसे पहले पानी में ही हुई थी। लेकिन विश्व के सभी भागों में साफ पानी समान मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह संभावना प्रकट की जा रही है कि 21वीं शताब्दी में विभिन्न देशों के बीच पानी को लेकर झगड़े होंगे। जैसे वर्तमान समय में विभिन्न देशों के बीच पानी को लेकर मतभेद बने हुए हैं। जैसे तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर मतभेद है। एक प्रश्न और है जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो है प्रश्न नंबर 11। मूलवासी, जिनको इंडिजीनियस पीपल हम कहते हैं, मूलवासी से क्या अभिप्राय है? मूलवासियों के कौन कौन से अधिकार या फिर मांगे? मूलवासी किसी देश के ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बहुत लंबे समय से उस देश में रहते चले आ रहे थे, लेकिन बाद में विश्व के किसी दूसरे हिस्से से आए लोगों ने उन पर अधिकार जमा लिया और उन्हें जंगलों में खदेड़ दिया। ध्यान से सुनिए दोबारा, फिर इंपॉर्टेंट लाइन है। मूलवासी किसी देश के ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बहुत लंबे समय से उस देश में रहते चले आ रहे थे, लेकिन बाद में विश्व के किसी दूसरे हिस्से से आए लोगों ने उन पर अधिकार जमा लिया और उन्हें जंगलों में खदेड़ दिया। लेकिन जंगलों में बसने के बाद भी इन लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नहीं छोड़ा। आज भी ये लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। पूरे विश्व में लगभग 30 करोड़ मूलवासी हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे विश्व में लगभग 30 करोड़ मूलवासी है। अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देश की कुल जनसंख्या में 8% मूलवासी हैं। भारत की बात हो रही है। ये अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। मूलवासियों के अधिकार क्या क्या हैं या उनकी मांगे क्या क्या हैं? तो उसमें पहला आता है कि मूलवासियों का कहना है कि जिस देश में वे शताब्दियों से रहते चले आ रहे हैं, वहां उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक का बर्ताव किया जाता है। अतः उनकी मांग है कि उन्हें समानता का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा उनकी जो मांग है वो है कि मूलवासियों की दूसरी मांग यह है कि जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं, उन क्षेत्रों में विद्यमान सभी संसाधनों पर उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इन संसाधनों का सीमित प्रयोग करके अब तक इन्हें बचाए रखा है। तीसरी मांग है, मूलवासियों की तीसरी मांग यह है कि उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की अलग पहचान बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। चौथी मांग है, मूलवासियों की एक मांग यह भी है कि उन्हें उनकी जनसंख्या के हिसाब से राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि समान दर्जा न मिल पाने के कारण उन्हें राजनीतिक अधिकारों और शासन व्यवस्था में भाग लेने से वंचित रखा गया है। पांचवी जो मांग है मूलवासियों की, वो है मूलवासियों की एक मांग विस्थापन या उजड़ना जिसको हम कहते हैं को रोकने के बारे में भी है। उनका कहना है कि जब भी उद्योगों की स्थापना की जाती है या बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो इसके लिए उन जंगलों को साफ किया जाता है जहां पर वे रहते हैं। उनका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए उनका मांग है कि जब भी कि उनको उजड़ना पड़े तो उनके विस्थापन के, उनको पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है,
विश्व की सांझी संपदा ग्लोबल कॉमन्स से क्या अभिप्राय है, या फिर इस तरह से आ सकता है कि विश्व की सांझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। सांझी संपदा, अगर सांझी संपदा की हम बात करें पहले, तो सांझी संपदा से अभिप्राय उन संसाधनों से है जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सारे समाज का अधिकार होता है। जैसे गांव में सांझी संपदा के उदाहरण है चारागाह, पंचायती जमीन, खेल का मैदान आदि, ये गांव की बात होती। इसी प्रकार विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र या भाग हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया विश्व की सांझी विरासत, तो विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र या भाग हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है बल्कि सारे विश्व का अधिकार है। इसे ही विश्व की सांझी संपदा कहते हैं। जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर सारे विश्व का अधिकार हो, उसे विश्व की सांझी संपदा कहते हैं। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंतरिक्ष, बाहरी अंतरिक्ष, खुला समुद्र और अंटार्कटिका, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो विश्व की सांझी विरासत माने जाते हैं। विश्व की सांझी विरासत का दोहन ये पूछा हुआ है, तो क्योंकि विश्व की सांझी विरासत पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, इसलिए विश्व के सभी देशों ने बड़े बुरे तरीके से इस संपत्ति का दोहन किया है। इस सांझी विरासत का ज्यादा दोहन होने के कारण प्रदूषण भी बढ़ा। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ा है, दूसरा ओजोन परत में छेद हुआ है, और तीसरा है वनों की कटाई से जैव विविधता में कमी आई है। ये कुछ ऐसे है जिसके कारण सांझी संपदा का दोहन होने के कारण प्रदूषण बढ़ा है। प्रश्न नंबर 13 है, जिम्मेदारी सांझी लेकिन भूमिकाएं अलग अलग से क्या अभिप्राय है। जिम्मेदारी सांझी लेकिन भूमिकाएं अलग अलग से क्या अभिप्राय है, इस विचार को कैसे लागू किया जा सकता है। तो जिम्मेदारी सांझी लेकिन भूमिकाएं अलग अलग का अर्थ यह है कि पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है बल्कि सभी देशों की है, लेकिन सभी देशों को पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी भूमिका उसी अनुपात में निभानी चाहिए जिस अनुपात में उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। ये याद रखना है, जिम्मेदारी सांझी लेकिन भूमिकाएं अलग अलग का अर्थ यह है कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है बल्कि सभी देशों की है, लेकिन सभी देशों को पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी भूमिका उसी अनुपात में निभानी चाहिए जिस अनुपात में उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान समय में विश्व के सभी देश प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण तेजी से खराब होता जा रहा है। अतः यह मांग उठी है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी की होनी चाहिए। लेकिन इस प्रश्न पर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद है। विकसित देशों का कहना है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की बराबर होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने ही पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसको ठीक करने की ज्यादा जिम्मेदारी भी विकसित देशों की ही होनी चाहिए। इसके अलावा विकासशील देशों का यह भी कहना है कि उनके यहां औद्योगिकरण की प्रक्रिया काफी देर बाद शुरू हुई, इसलिए पर्यावरण संरक्षण के मामले में उन पर वे प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए जो विकसित देशों पर लगाए जाने। 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में भी इस बात को मान लिया गया है कि प्रत्येक देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी सांझी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं निभाएगा। प्रश्न नंबर 14 जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया भी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयत्नों की चर्चा करो। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयत्नों की चर्चा करो। पर्यावरण की समस्या किसी एक देश की नहीं है बल्कि सभी देश इससे प्रभावित। अतः इस समस्या के समाधान के लिए विश्व के सभी देशों को मिलकर प्रयास करना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं।
कुछ पॉइंट्स के जरिए उनको बताया जा सकता है। और उसमें पहला है मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास 1972 में किया गया था, जब स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में पर्यावरण पर एक सम्मेलन बुलाया गया था। यह सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972 तक चला था। इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के अंत में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसे स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 का नाम दिया गया। इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित बातें कही गई थी। उसमें क्या क्या था? पहला था कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। दूसरा, परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई जाए क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तीसरी जो बात थी घोषणा पत्र में कही गई थी, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग योजनाबद्ध ढंग से किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन बचे रहें। है चौथा पॉइंट है मानवीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना, एक्शन प्लान जिसको हम कहते हैं। मानवीय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। और है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए दूसरा सम्मेलन बुलाया जाए। तो ये कुछ बातें घोषणा पत्र में कही गई थी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरा प्रयास किया गया, महत्वपूर्ण जो रहा, वो था नैरोबी सम्मेलन 1982। 10 मई से 18 मई 1982 1982 तक केनिया की राजधानी नैरोबी में पर्यावरण पर एक और सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे नैरोबी घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित बातें कही गई। उसमें है पहली बात थी कि पर्यावरण को जितना खतरा गरीबी से है, उतना ही खतरा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और उपभोग के तरीकों से है। पर्यावरण को जितना खतरा गरीबी से है, उतना ही खतरा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और उपभोग के तरीकों से है, क्योंकि ये दोनों बातें मनुष्य को पर्यावरण का दोहन करने के लिए प्रेरित करती हैं। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तुओं तथा उपभोग के तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए। जो दूसरी बात कही गई थी इस घोषणा पत्र में नैरोबी में, पर्यावरण की स्थिति को सुधारने के लिए विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। और था स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण को सुधारने के लिए जो निर्णय लिए गए थे, उनको सभी देशों को लागू करना चाहिए। तीसरा जो प्रयास किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए, वो था पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992, अर्थ समिट जिसको हम कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की सिफारिश पर यह सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में बुलाया गया था, जो पर्यावरण पर बुलाया गया था। तो इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित बातों पर सहमति बनी थी। उसमें पहली है विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्त का या धन का प्रबंध किया जाए या धन की व्यवस्था की जाए। विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्त का प्रबंध किया जाए। है पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की होगी, लेकिन सभी देशों की भूमिकाएं अलग अलग होंगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस देश ने जिस अनुपात में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उसी अनुपात में वो पर्यावरण को ठीक भी करेगा। है जो बात कही गई थी इसमें, पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित और विकासशील देश आपस में तकनीक का आदान प्रदान करेंगे। और है वनों का प्रबंधन किया जाएगा। की अगर बात करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाएंगे। एक और जो प्रयास है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया है और आमतौर पर परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, वो है चौथा पॉइंट, क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में जापान के शहर क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं,
तो वैश्विक ताप वृद्धि पर एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में वातावरण को गर्म करने वाली गैसों को वातावरण में छोड़ने तथा उनको नियंत्रित करने पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस प्रोटोकॉल में निम्नलिखित बातें कही गई। उसमें जो बातें कही उसमें पहला है कि औद्योगिक देशों की सूची में शामिल सभी देश ग्रीन हाउस गैसों, और ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में 5% तक की कटौती करेंगे। दूसरा, भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में छूट होगी। और एक नोट करके बात है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में साइन कर दिए हैं, 2002 में हस्ताक्षर कर दिए हैं कि भारत ने इसको मान लिया है। एक और है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किया गया पर्यावरण को बचाने के लिए, और वो है पेरिस सम्मेलन 2015। दिसंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 196 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में हुए समझौते में इस बात पर सहमति बनी कि इस शताब्दी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए विकसित देश विकासशील देशों को प्रति वर्ष $100 अरब की आर्थिक सहायता देंगे। तो ये कुछ प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को सुधारने के लिए किए गए हैं। एक छोटा सा प्रश्न 4 नंबर में फिर 2 नंबर में आ जाता है, ये भारत में पाए जाते हैं। पावन वन प्रांतर से क्या अभिप्राय है? पावन वन प्रांतर से क्या अभिप्राय है? तो पावन वन प्रांतर से अभिप्राय वनों के उन भागों से है या उन हिस्सों से है। पावन वन प्रांतर से अभिप्राय वनों के उन भागों से है जहां पर किसी देवता या आत्मा का वास माना जाता है। यहां पर लकड़ी काटना मना होता है। देश के अलग अलग भागों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे राजस्थान में इन्हें वानी या फिर केकड़ी कहते हैं, मेघालय में लिंगदोह, केरल में काओ, उत्तराखंड में थान या देवभूमि कहते हैं। तो पावन वन प्रांतर ये है। धन्यवाद, नमस्कार।